नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट 13। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ना, जो कि रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है, मतलब रिफ्रैक्शन की घटना को वो बताता है। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या है? ग्लास स्लैब होता क्या है बच्चों? ग्लास स्लैब क्या है? एक ग्लास का क्यूबॉइडिकल शेप का मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि हमें इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। और क्या होता है बच्चों? which made of glass in cuboidal shape में होता है बच्चों। ये हमारे लैब में मिलेगा, हमको लैब में मिलेगा एकदम इस आकार का। ऐसे देखो, इस आकार का, इस तरीके से आपको लैब वाले सर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये क्या काम करता है? ये लाइट को पैरेलल शिफ्ट करता है बच्चों। यानी लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और यहाँ से जाएगी, मतलब ऐसे आ रही है ऐसे, और यहाँ पे इधर से ना जा करके यहाँ से लाइट को पैरेलली शिफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट इज शिफ्ट लाइट पैरेलली। लाइट को पैरेलली क्या करता है बच्चों? पैरेलली शिफ्ट कर देता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कर देता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैसे काम करता है? अब हम इसका सिंपल वर्जन बनाते हैं ना, एकदम सिंपल वर्जन बना के आपको बताते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये ठीक है बच्चों। जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब लाइट अपना मीडियम चेंज करने लगता है तो वहां पे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये ग्लास का बना है तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा, और ये एयर से आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा। ठीक है ना, इसको हमने लिख लिया। अब लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से ग्लास में, तो लाइट कहाँ जाएगी बच्चों? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो ये क्या होगा? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फिर आए, फिर लाइट के लिए क्या होगा? मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या बनाना चाहिए? सर नॉर्मल बनाना चाहिए। बना लिए। ठीक है, नॉर्मल बना लिए। अब लाइट कैसे जाएगी? अब लाइट जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, और अब हम देखें इसके पुराने वाले पाथ को, तो हम क्या देखते हैं कि जो पुराना वाला पाथ है ये पैरेलल है किसके? नए वाले के। यानी लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट जा रहा है ऐसे। इसने क्या काम किया? इट इज शिफ्ट द लाइट पैरेलली, यानी लाइट को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट मतलब मोड़ दिया। ठीक है, तो जो ग्लास स्लैब होता है वो लाइट को पैरेलल शिफ्ट करने का काम करता है। अब इसमें हमें दो बातें समझनी है। एक तो बच्चों पहला होता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं ना, कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। तो पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ना, ये क्या होता है? ठीक है, फिर इसी को प्रूफ करके देख लेंगे। जनरली ये प्रूफ पूछा नहीं जाता है, बस हमको ऐसे जनरली दो बातें बताई जाएंगी जो हमसे कही जाएंगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि लाइट retrace own path when direction of incidence will reverse। बस यही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये कह रहे हैं कि अगर लाइट यहाँ से भेजो तो लाइट यहाँ से निकली,
और लाइट को इधर से भेजो तो इस पाथ से, मतलब ये अपने पाथ को जो जिस पाथ से आ रहा है, ठीक है, उस पाथ को रिट्रेस करें। अगर इधर से भेजो तो इस पाथ से जा रही है तो हमें दिखाई दे रहा है, अगर इस एंगल पे भेजते तो इस एंगल से निकले, ठीक है, ये इस अपने पाथ को रिट्रेस करें, यही ये बोल रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी जो ग्लास स्लैब है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे ना, तो इसका ये मतलब है कि ये बच्चों देखो, ये इसको हम लिख सकते हैं R1, और ये दोनों लाइन जो है देखो ऐसे दो लाइन है, ऐसे ये जो नॉर्मल है N1 और ये N2, ये दो लाइन ऐसे हम लोग मान सकते हैं। अब इस लाइन को ये तीसरी वाली लाइन कट कर रही है, कैसे, देखो ऐसे कट कर रही है, ये बनेगा R1 और ये बन जाएगा R2, ठीक है, ये बन गया R2। अब तुम R1 और R2 के बारे में जरा सोचो, ये R1 और R2 क्या होंगे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब हम इसका क्या लिखें, हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है ना। अब एक और चीज लिख सकते हैं, यहाँ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे, जिस मीडियम में है वो एंगल कहाँ आएगा, ये आएगा साइन ई और ये एंगल आएगा साइन R2, ठीक है, ये आ गया। अब सही है ना, अब सही है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसी का एंगल लिखते हैं, तो इसको अल्टरनेट मल्टीप्लाई करके देख लो ना बच्चों। चलिए ये बात हो गई क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि आगे मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बताता हूं होता क्या है। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये होता है 1 के बराबर। कैसे देख लो, एयर इक्वल टू इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू, अब देखो यहां से क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन R1 इनटू साइन R2 अपॉन साइन E, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 इस वाले एंगल से, ठीक है। अब ये बच्चों क्या मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या मिलता है, 1 के बराबर आता है। तो 1 के बराबर आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन ई। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ई इक्वल टू साइन आई ना। अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब इसको इरेज करके देखते हैं तो हमें मिल रहा है बच्चों साइन ई इक्वल टू साइन आई और हमें मिला आई इक्वल टू ई। इसका क्या मतलब है कि अगर इस इंसिडेंट आई इक्वल टू ई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही एंगल ऑफ इमरजेंस है बच्चों, यानी अगर इस लाइट से इस पाथ से लाइट आएगी तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से भेजोगे तो यहाँ, यानी उनका जो एंगल है एयर में या किसी मीडियम के लिए वो फिक्स है, ठीक है, उस इंसिडेंस के लिए। इसलिए लाइट अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस कर पाता है ना, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो हो पाती है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। पहली बात, ग्लास स्लैब क्या है, ग्लास स्लैब ग्लास मटेरियल का बना होता है, इसका काम क्या है, ये लाइट को पैरेलली शिफ्ट करता है। कैसे शिफ्ट करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो कह रहा है कि लाइट जो है अपने पाथ को रिट्रेस करेगा अगर इंसिडेंस रे का या ट्रेवलिंग रे का डायरेक्शन चेंज कर दो फिर भी, ठीक है। अगर
ट्रेवलिंग रे मतलब इधर से आ रही है, इसका डायरेक्शन इधर से कर दोगे तो भी उसी पाथ को वो जाएगा। ठीक है, ये कैसे प्रूफ हुआ? ये I इक्वल टू ई से प्रूफ हुआ। ठीक, अच्छा अब इसमें नया क्वेश्चन ये है कि सर ये कितना शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट को बोलते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नया क्वेश्चन ये है आपके पास कि सर ये कितना शिफ्ट करेगा, लाइट को कितना दूर तक ये क्या कर सकता है, पैरेलली शिफ्ट कर सकता है। तो आप कह रहे हो सर ये क्या करेगा, लाइट को पैरेलली तो शिफ्ट करता है, तो कितना शिफ्ट करेगा। तो इसके लिए एक नया टॉपिक आता है बच्चों जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस between original incident ray और original incident path, incident ray कह लो या incident path कह लो, path and emergent ray। ठीक है ना, ये हमें पता चला। ये क्या कह रहे हैं कि इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट पाथ एंड इमरजेंट रे ना। ये देखो ओरिजिनल इंसिडेंट पाथ है और ये इमरजेंट रे है, इसके बीच में ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये क्या कहा जाएगा सर, इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसने लाइट को इतनी दूर तक शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप पूछोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू तो आसानी से निकाली जा सकती है। आप पूछोगे कैसे, मान लेते हैं बच्चों इसकी मोटाई है टी, इसकी मोटाई है टी, टी मतलब टी जो ग्लास है वो उसके जो ब्रेथ है वो टी है। ठीक है, अब हम इसका नामकरण कर देते हैं ताकि इजी वे में हम लोग इसको निकाल सकें। ए बी सी डी ऐसे ओ ए बी सी। ठीक, अब देखो ये एंगल ऑफ क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इस लाइन अगर ऐसे बनेगा, ये ऐसे होता है, ये नॉर्मल वाला और ये वाला पार्ट अगर ऐसे होता तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते। ठीक है, तो ये आर है तो ये कितना होगा, ये होगा आई माइनस आर। इसी को बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी में देखो, ओ बी सी में हमें ये वाला एंगल लेना है। तो जो एंगल लेते हैं बच्चों उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है सर, परपेंडिकुलर। यानी ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है सर, उसके सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम साइन का एंगल लेंगे, साइन डेल्टा डेविएशन इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन OC और ये x अपॉन OC। ठीक है, अब ये डेल्टा क्या है सर, I माइनस आर लिख लेते हैं, I माइनस आर, R1 लिख लेंगे, x अपॉन OC। x की वैल्यू चाहिए तो OC को इधर लेकर OC इक्वल टू साइन I माइनस R1 इक्वल टू x। अब आपसे पूछ रहा अब OC कैसे निकाला जाए, चलो बच्चों OC निकालते हैं। इन ट्रायंगल OAB में OAB को लेते हैं, OAB को लेंगे तो हमने बताया जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। लेकिन हम परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें क्या पता है, ये वाली लेंथ पता है, तो ये बेस हो जाएगा और यहाँ 90 बन रहा है तो ये वाला हाइपोटेनस, तो आ जाएगा cos r इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस मतलब t अपॉन हाइपोटेनस OC। अब OC की वैल्यू यहाँ से निकालना, OC की वैल्यू क्या देंगे, t अपॉन cos r। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर दो, फर्स्ट वाले में क्या करें, पुट कर दे। अच्छा पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, जरा यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो x इक्वल टू मिल जाता है t अपॉन cos r साइन I माइनस आर।
ठीक है, या x इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, ठीक है, साइन डेल्टा, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ये दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आई? हमने पहला क्वेश्चन लिया कि ग्लास स्लैब क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिया ग्लास स्लैब क्या करेगा, तो हमें बताया पैरेलल शिफ्ट करेगा। पैरेलल शिफ्ट हमने देखा और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखा। फिर आपने कहा सर कितना शिफ्ट करेगा, मैंने कहा जितना शिफ्ट करता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने बताया टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये आपको पूरा कहानी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आपके कोर्स में ये डेरिवेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है ना। सर आप ज़्यादा नॉलेज क्यों देना चाहते हैं? परेशान करने के लिए? बिल्कुल नहीं बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ तक बात होगी, थोड़ी सी और बात करते हैं। थोड़ी सी और क्या बात करते हैं इसमें बच्चों? हम लोग बात करेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की। दो कॉन्सेप्ट और हमारे पास छोटे छोटे हैं। इनके फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे इसकी तरह, पर इनको जानेंगे और थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन आपको कभी कभी बोर्ड में तो नहीं पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, तो हमें परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला तो पढ़ लेंगे सर। चलो आ जाओ बात करते हैं बच्चों। हम क्या पढ़ेंगे? रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ के बारे में ना। ये पहली बात तो ये है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जैसे हम लोग ट्यूबवेल में नहाने गए, ठीक है, तो ट्यूबवेल में नहाने जाते हैं सर, हम नहर में जाते हैं नहाने ना। मान लो कहीं भी जाओगे भाई बच्चे, हाँ स्विमिंग पूल में जाओ नहाने, तो तुम ये देखोगे जो स्विमिंग पूल का सरफेस होता है ना, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी जो एक्चुअल डेप्थ है, उस एक्चुअल डेप्थ जो उसका रियल वाला है, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है ना। जैसे वही कहते हैं ना, जो पानी की टंकी में अगर डब्बा गिर जाता है, आप निकालने जाओ तो पता चला और अंदर दिखता कहीं और होता कहीं और। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि ये सरफेस है ना, ये एक्चुअल डेप्थ कितने पे है? डी पे है सर, ठीक है। अब ये सरफेस क्या होता है, यहां से लाइट आती है सरफेस से ना, सरफेस से लाइट ऐसे आई और एक लाइट ऐसे गई, ठीक। अब लाइट आई तो लाइट कहां से कहां जा रही है सर? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लाइट ऐसे मुड़ जाएंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। और हमारी यहाँ पे आईज होती है। अब यहाँ हमारी आई है, तो हमारी आई में जब लाइट पड़ेगी तो लाइट हमें दिखेगी। तो ये क्या करता है, ये लाइट को सीधा करके देखता है। अब लाइट को यहाँ सीधा करके बना देती है, यानी जो सरफेस यहाँ था वो यहाँ दिख रहा है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस, डी डैश मान लेते हैं। इसी को बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। जो होता है एक्चुअल में वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो क्वेश्चन ये कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता की जाए कि यही सही है, यहीं पे दिखाई दे रहा है, इतनी हाइट पे, यानी उतनी हाइट तक जाओ, उतनी हाइट का अगर आप डंडा या लाठी खोज के ऐसे अपना डब्बा निकाल सकते हो ना। तो क्वेश्चन ये सर ये कैसे किया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों। ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 है ना, कोई भी मान सकते हो, तो इसको याद रखना है बस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, जिसको हम लोग ऐसे n21 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ होता है ना। या इसको फॉर्मूले के तौर पे पहले लिखें, फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अपरेंट मतलब जो दिखाई देता है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला बना, यानी n21 इक्वल टू d अपॉन डी डैश। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि n2 क्या है? n2 है जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट क्या हो, प्लेस्ड हो। ध्यान से सुनो, N1 क्या है ना, N1 वेयर ऑब्जर्वर प्लेस्ड, ऑब्जर्वर प्लेस्ड, ठीक है। जहां से ऑब्जर्वर देखेगा उसको 1 मान लिया हमने, और जहां से लाइट जा रही है उसको 2 मान लिया हमने, ठीक है। ऐसा डेंसर रेयर नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और यहाँ से भी देख सकते हैं, यानी पानी के अंदर से भी आप देख सकते हो स्विमिंग पूल में, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रियल अपॉन अपरेंट एन टू वन। टू कौन सा है, जहां से लाइट जाएगी, और जहां लाइट जाएगी वो N1 है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, इसको मिटाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, बस, ठीक है। इसके और बहुत सारे पार्ट हैं, पर हम उतने पार्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों, मेरा चौक खत्म हो रहा है ना। तो पहले मान लो कि हमने कहा कि ये कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पे है, तो और ये है वाटर, N2 की वैल्यू है 4/3, और यहाँ है एयर, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अगर ये 1 नहीं भी देगा और ये सिर्फ दे देगा तो भी आपको समझना यही है कि ये N2 है और ये N1 है। तो क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला है 2 रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू रियल अपॉन अपरेंट, ठीक है। तो रियल कितना है, N2 की वैल्यू 4/3, अपरेंट की वैल्यू 1, ये D की वैल्यू कितनी है 30, और इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसको इधर लेकर आओ सर, D डैश इक्वल टू 30 अपॉन 4/3, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा सर, तो ये 3/4, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा कट जाए अच्छे से, इसलिए इसको 36 ले लो ना, 36 ले लो, कट जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा समझने में। चलो 36 ले लिया ना, तो अब ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो आ गया 27 सेंटीमीटर। जो डी डैश की वैल्यू है कितनी आ गई, 27 सेंटीमीटर, यानी 36 सेंटीमीटर नीचे अगर कोई डेप्थ ले रहे हो तो वो कितने पे दिखाई देगा तुम्हें, 27, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है, 27। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट एक मान लो एक आदमी है जो यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 12 मीटर ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, 12 मीटर ऊपर, और यहाँ से कोई एक आदमी है देख रहा है, ठीक। अब कह रहे ये इस हाइट को कितना देखेगा, आप ये बताओ। चलो मैं इसको मिटा के फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे सर। फिर से लिख रहा हूँ बच्चों, ये कोई यहाँ पे 12 मीटर पे, ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यहाँ से कोई इंसान आदमी पानी के अंदर से देख रहा है, तो इसको वो कितनी हाइट पे दिखाई देगा, ठीक, ये आपसे पूछे हैं। चलिए देखते हैं, वही फॉर्मूला है जो हमने बताया आपको कि जहां से लाइट आएगी उसको क्या बोलेंगे सर, N2, और जहां लाइट जाएगी उसको क्या बोलेंगे, N1, ठीक है। अपॉन इक्वल टू रियल अपॉन अपरेंट, N2 मतलब जहां से लाइट आ रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4/3, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 12, इसकी वैल्यू सर हमने जान ली है, देखो डी डैश इधर आ जाएगा और ये उधर मल्टीप्लाई, 12 इंटू 4/3, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, यानी 16 मीटर। देखो अब तो सर घटा नहीं, अब तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ कैसे गई, क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। इधर घट क्यों जा रही थी, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा था, ठीक है। अच्छा कैसे हुआ सर, देखो अगर मान लो लाइट यहाँ पे ऐसे आती है इन भाई साहब के पास, तो कैसे आती है, ऐसे आई, ठीक है। तो ये लाइट क्या करेगी, लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, ऐसे ये यहाँ पे ऐसे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर ये लाइट को क्या करेंगे सर, सीधा करेंगे ऐसे, तो ये इमेज जो यहाँ थी सीधा की है तो ये यहाँ पे दिखाई देगी। ये डिस्टेंस कितना हो गया सर, 16 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी हमें रटना नहीं है, हमें ये बात को समझ लेना है कि ये कैसे फॉर्मूला लिखा गया है और कैसे फॉर्मूला बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों कि अगर मान लीजिए सर ऐसा सिचुएशन हो, क्या सिचुएशन हो, ऐसा सिचुएशन हो कि मैं कहीं गया हूं, ठीक,
और मेरे सामने एक एक्वेरियम ऐसे रख दिया गया है इसमें, ठीक है, या कोई ग्लास रख दिया गया है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, मान लेते हैं डी डिस्टेंस दूर खड़ा है और मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, ठीक है। आप तो यहाँ से जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से देख के बता रहे थे कि यहाँ पे होता तो कहाँ पे इसका दिखाई देता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हो जाए तब कैसे दिखाई देगा। इसका मतलब 2 बार रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए नॉर्मल फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट क्या करता है? 2 बार, यानी इसकी नॉर्मल शिफ्ट की खासियत क्या है कि इसके इस साइड N1 मीडियम है, तो जिसमें जहां पे ऑब्जेक्ट है और जहां पे ऑब्जर्वर है दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए और बीच का मीडियम अलग होना चाहिए। ये मान लीजिए N मीडियम है, या N मीडियम ऐसे कर सकते हैं या एयर कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा कि ये 2 बार हुआ तो ये इस पर्सन की इमेज को आगे करेगा कि पीछे करेगा, ये बताओ, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं कि इसने यहाँ पे इस पर्सन की इमेज को बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट ये क्या है? इस पर्सन की इमेज को यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा कर दे, फाइनली एकदम एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो जो लाइट फाइनली पहुंच रही है वो यहाँ पे यहाँ से पहुंच रही है, ठीक। तो इस वैल्यू को बोलते हैं शिफ्ट। और इसका जो फॉर्मूला आता है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, मैंने बताया डेरिवेशन हम लोग कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी मतलब नहीं है। तो ये x डिस्टेंस शिफ्ट करेगा। ये क्या है? t क्या है? t है जो सर x इज अ शिफ्ट ना, शिफ्ट हो गया। t क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ मीडियम हो गया। और n क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन ले लो। मान लो बच्चों ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये मान लो ग्लास है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 और यहाँ से एक आदमी, अच्छा जो शिफ्ट है वो इसके डिस्टेंस कितनी दूर खड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब पड़ता है कि कितनी मोटाई का है, यह t और n पे डिपेंड कर रहा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल और थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ना कि कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया है ना। तो आपसे पूछा कि कितना शिफ्ट करेगा। देखो बच्चों शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? x = t की वैल्यू 30 सेंटीमीटर 1/3/2। ये ऊपर चला जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 31 - 2/3। 2/3 तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1, यानी 30 × 1/3। ये कैंसिल हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर क्या करेगा? इसको आगे शिफ्ट कर देगा। यानी इसकी इमेज जो बनती, मान लो डी की वैल्यू कुछ भी थी 40 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना बन रहा है? 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस आदमी को, इस पर्सन को ये इमेज दिखाई देगी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर से समझ में आया होगा। ये बच्चों ग्लास स्लैब की कहानी थी कि अगर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट, ये सारी कहानी हो सकती है। नॉर्मल बस रियल और अपरेंट में एक सरफेस होता है, बाकी यहाँ पे दोनों में 2 सरफेसेस हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों। बाय बाय।